नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक हम आज बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर बहुत सारी PDF अवेलेबल है, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में हम अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात आती है किसकी, जूलॉजी की, है ना। किसकी बात आती है? जूलॉजी की। तो साहब, जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और इसमें हम स्टडीज करते हैं एनिमल्स की, यानी कि जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति का जो स्टडी है उसे हम बॉटनी कहते हैं। और वनस्पति में यानी वनस्पति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पेड़ और पौधों का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में काउंट करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी, और इसका मतलब ये होता है कि जिसमें, है ना, ये जूलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का नामकरण किया जाता है, यानी कि नेमिंग, और उनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन, और उनको अलग अलग क्या किया जाता है, समूह में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग समूह में इनको बांट दिया जाता है। अब उसके बाद में अगर हम इसमें और आगे बढ़ना चाहें तो हम देखते हैं कि ये जो 1739 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के में 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया है, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है दोस्तों, वो इन्हीं को कहते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात करें तो हम जो प्राणी होते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में, उनके सेल के आधार पर। सेल के आधार पर अगर हम बात करें तो एक तो वो प्राणी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर का मतलब यहाँ पर ये होता है जो एक कोशी की प्राणी है, और बहुकोशी की जो प्राणी होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। ये वो जीव हैं, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, जिनका जिनका शरीर एक ही सेल से मिलकर के बना होता है, और अगर जिनका मल्टीपल सेल से मिलकर के बना होता है, यानी बहुत सारी सेल्स जिनमें होती हैं, उनको हम बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीवों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, तो उसमें एक संघ प्रोटोजोआ जो होता है वो इसको रखा गया, और बाकी के जितने भी हैं उनको, है ना, 9 अलग अलग संघों में, जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंटेट्रा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इनके अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। दोस्तों, अगर मान लीजिए हम इन सभी को अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो बात कुछ इस तरीके से रहेगी कि सबसे पहला जो संघ है आपका, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ शब्द जो है सबसे पहली बार किसने, तो गोल्डफस्ट ने जो है इसका प्रयोग किया था। और प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होते हैं, अर्थात इनमें जो सेल्स होती हैं वो एक ही होती है, इसलिए हमने इनको यूनिसेल्युलर नाम दिया है। बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब देखिए, कोशिका अगर एक ही कोशिका का बना होगा तो बहुत ज़्यादा कैसा होगा, छोटा होगा। इन संघ के जंतुओं में कोई उत्तक नहीं पाया जाता। अब टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है कि अगर सेल से सेल मिलती है, यानी कि अगर मान लीजिए कोशिका से कोशिका मिलती है तो निर्माण होता है उत्तक का, लेकिन यहाँ पर कोशिका एक ही है तो ग्रुप बन नहीं पाएगा, इसलिए टिश्यू यहाँ पर होता नहीं, और टिश्यू से बनते हैं अंग, तो साहब यहाँ पर अंग का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर, है ना, क्या बताया गया, इस संघ के जो जीव हैं वो बाहरी सतह से, शरीर के बाहरी पार्ट से क्या करते हैं, श्वसन वगैरह और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसके अंदर जो आपको उदाहरण दिया गया है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, अमीबा, पैरामीशियम, कार्डिडम, यूग्लिना, ट्रिपनोसोम, गैबियंस, एस्ट्रिबुलरिया, ये दिया गया। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है ना, ये यूग्लिना है। दोस्तों, ट्रिपनोसोम गैबियंस जो है उसे स्लिपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, और इसमें, है ना, ये सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है, जिससे निंद्रा रोग हो जाता है। और एस्ट्रिबुलेरिया जो है, ये ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यूनिसेलुलर के अंदर, सिंगल सेलुलर के अंदर एक कोशिकीय जीवों में सबसे बड़ा अगर कोई जीव है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसिटेबुलेरिया। ये बात भी ध्यान रख लेनी है आपको, एसिटेबुलेरिया। चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी? प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ संघ क्या है? प्रोटोजोआ संघ, हमें एक बात समझ में आ गई कि प्रोटोजोआ संघ जो है वो क्या है? वो यूनिसेलुलर है। वो क्या है? यूनिसेलुलर है, जिसमें एक ही, है ना, सिंगल ही कोशिका होती है, और उसमें टिश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सेल से सेल यानी कोशिका से कोशिका मिलेगी तब जाकर के टिश्यू बनेगा, लेकिन टिश्यू का बनेगा नहीं, और उसके बाद में आगे चल करके ऑर्गन का निर्माण होगा। संघ पॉरीफोरा फाइलम, पॉरीफोरा की अगर हम बात करें, इस संघ की अगर हम बात करते हैं तो बहु
ये साधारण बहु कोशिकीय जीव होते हैं और इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान, ठोस पदार्थ आदि पर। इनके शरीर पर दोस्तों ना, जैसे आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से ये ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो और भोजन जो है वो शरीर तक पहुंचाते हैं। इनका आकार कोई फिक्स नहीं होता जनरली और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादातर ये गति नहीं करते हैं। संघ पोरिफोरा में स्पंज जो है ना वो संघ पोरिफोरा के अंतर्गत ही आता है। उदाहरण साइकन है, उसके बाद में स्पंजिया है, यूक्लेक्टेला है, स्पंजिला है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके संघ पोरिफोरा से संबंधित है। ठीक है साहब। उसके बाद में अगर हम अगले संघ पर चलें, अगले फाइलम पर अगर चलना चाहें तो देखिएगा कि अगला जो फाइलम है आपके सामने उसका नाम है सिलेंट्रेट्रा। क्या नाम है? सिलेंट्रेट्रा इसका नाम है दोस्तों। सिलेंट्रेट्रा की खास बात क्या है कि इसका दूसरा नाम जो है वो निडेरिया भी होता है और मुख्य तौर पर समुद्री जल जो होता है उसमें ये निवास कर जाते हैं। इनके शरीर पर क्या है, धागे नुमा यानी कि थ्रेड जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे थ्रेड जो है वो जनरली इसके अंदर पाए जाते हैं और इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित होती है और इनका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावित करते हैं और उसी से इनका निर्माण हुआ, जैसे कि हाइड्रा, ऑलरिया, मूंगा, कोरल। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का नक्शा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर है ना ग्रेट बैरियर रीफ है जहाँ पर ये वाला जो जीव है यानी कि जो आपका सिलेंट्रेट्रा है ना, उनका एक ग्रुप पाया जाता है। तो ये एक अलग से ही हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सिलेंट्रेट्रा के बाद में जैसे देखिए तस्वीर आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है और ये जो तस्वीर दोस्तों आपको नजर आ रही है ना, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये आपको नजर आता है और जैसे मैंने आपको कहा ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जब समुद्र में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एक रंगीन सा चित्र जो है वो आपको नजर आने वाला है। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्लेटीहेल्मिन्थीस इन सभी जीवों की आहार नाल नहीं होती है जनरली और इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, मतलब कि पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर ये क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जो भी जंगली जंतु वगैरह में इनका आश्रय होता है। खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया, सोलियम, ये जो सारे के सारे हैं ये इसी के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों एस्केलेमेंथीस की अगर बात करें तो ये राउंड वर्म होते हैं यानी कि गोल क्रमी होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? ध्यान रखेंगे ये गोल क्रमी होते हैं और ये जितने भी हैं तो इनमें क्या खास बात है कि ये जो हैं जीव, इनमें क्या होता है, राउंड इन शेप ये नजर आते हैं, जैसे कि केंचुआ। तो आपको जैसे यहाँ पर जैसे एस्केरिस थैडवर्म यानी कि उसमें क्या है कि ये जैसे देखिए यहाँ पर है ना आपको नजर आ रहा है, ये जो संरचना आपको नजर आई यहाँ पर, ये इसी की बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग बात करें एनेलिडा की, तो एनेलिडा की संरचना भी कुछ इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होते हैं जो है ज्यादा गोल और इनके खंड में इनका यानी कि अलग अलग टुकड़ों में इनका शरीर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि केंचुआ हो गया, जोक हो गया, ये सभी जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो एक हो गया एस्केलेमेंथीस, एक हो गया आपका एनेलिडा। ठीक है, तो और जैसे जोंक जिसको हम बोलते हैं, तो इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ होता है, जबकि एस्केलेमेंथीस जो होते हैं वो पूरे के पूरे गोल होते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहने वाले जो पशु हैं उसको हम लोग एस्केलेमेंथीस में काउंट करेंगे। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो देखिएगा आगे क्या दे रखा है आपको कि ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा दोस्तों ये ना प्राणी जगत जितना भी है आपका, एनिमल किंगडम जितना भी है आपका, उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, संघ है। यानी कि अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, ऑर्थोपोडा, जिसमें खास तौर पर कीड़े मकोड़े आते हैं दोस्तों। कीड़े मकोड़े जिनका शरीर जो होता है वो मुख्यतः 3 भागों में यानी कि हेड में, थ्रोट में और उसके बाद में जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसके अंदर डिवाइड रहता है। ऑर्थोपोड संघ के को हम इंसेक्टा इसमें शामिल करते हैं, जैसे बिच्छू, मकड़िया, झिंगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, लेकिन जिसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल मिलाकर के 6, उनको हम शामिल करते हैं। मकड़ी को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मकड़ी जो होती है ना, मकड़ी दोस्तों, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो खास तौर पर जैसे बिच्छू हो गया, टिड्डा हो गया, तितली होगी, इन सभी को हम लोग किसमें शामिल करते हैं, ऑर्थोपोडा में। और ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा क्या है, संघ है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा की क्या खास बात है, तो ध्यान रखिएगा इस संघ के सभी जो जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा वो सभी जीव जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं।
खास बात यह है कि वो त्वचा पर कांटे होते हैं। त्वचा पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, जैसे कि स्टारफिश है ना दोस्तों। ये रही स्टारफिश, आपको नजर भी आ रही है, ये स्टारफिश है। उसके बाद में समुद्री आर्चिन है, समुद्री खीरा जिसे सी किकम्बर बोलते हैं, और एक आपके सामने है ब्रिटल स्टार। तो दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा जो है वो आपके सामने है, और इसकी खास बात यहाँ पर जो ध्यान रखना है, इस पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोलास्का, इन जीवों का शरीर कैसा होता है? इन जीवों का शरीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को आपने वैसे देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो फिल्मों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, किताबों में देखा होगा। ऑक्टोपस का शरीर है ना, ऊपर से कैसा लगता है? स्मूथ सा लगता है ना। तो जो स्मूथ वाली बात है वो ऑक्टोपस में होती है। इन जीवों का शरीर मुलायम होता है, इसे मोलास्का कहते हैं। मैक्सिमम जीव समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ झील और स्थल में भी पाए जाते हैं, और श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। ऑक्टोपस, सीपिया, सीप, होलियोटिस, पाइला, घोंगा वगैरह जो है वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जैसे घोंगा वगैरह है वो इसी में आएंगे, सीप वगैरह देख लो आप, वो भी इसमें, कटल फिश है, सीपिया जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। और ये सारे के सारे जो है वो मोलास्का के ही क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। कॉर्डेटा की अगर हम बात करना चाहें तो ये संघ काफी बहुत बड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर कछुआ हो गया, मछली हो गया, सांप हो गया, तोता हो गया, आदमी मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, बहुत सारे जीव जो हैं वो इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर मछली भी आ रही है, इसके अंदर मेंढक भी आ रहा है, इसके अंदर मगरमच्छ भी आ रहा है, इसमें ना तोता भी आ रहा है, और इसमें आदमी भी आ रहा है, यानी मनुष्य भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें मत्स्य वर्ग है, उभयचर एम्फीबियंस हैं, इसके बाद में रेप्टिलियंस हैं, एवीज हैं यानी कि पक्षी वर्ग है, और उसके बाद में मेमेलिया है यानी कि जो स्तनधारी हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मत्स्य वर्ग की, यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले है ना जो फिशेज हैं उनकी, तो ध्यान रखना इसमें सारे की सारी कौन आती है? मछलियां आती है। और मछलियों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे हम जो सांस लेते हैं उनको हम गलफड़े बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना ये जो ये जो है ना उनको हम फेफड़े बोलते हैं, और ये जो श्वसन करते हैं ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, है ना। शार्क, ध्यान रखिएगा, शार्क की खास बात यह है कि शार्क में किसी प्रकार की कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती है, और इसे उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम है डॉग फिश। और उसके बाद में अगर हम बात करें हिप्पोकैम्पस, एक समुद्री मीन होता है, अश्वमीन, है ना, यानी कि समुद्र का एक जिसको हम समुद्री घोड़ा एक तरीके से कह सकते हो, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स इसे कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाम भले इसका घोड़ा है, लेकिन विश्व का सबसे धीमी चलने वाली अगर कोई मछली है तो वो कौन सी है? वो सी हॉर्स है। ठीक है साहब, तो सी हॉर्स का ही दूसरा नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है। उसके बाद में एक बात करते हैं अगर गैम्बूसिया की, तो गैम्बूसिया एक ऐसी मछली होती है दोस्तों जो क्या करती है, जो है ना जो आपके ये मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वास को खाने का काम करती है। तो दोस्तों इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? इसे मॉस्किटो कहा गया। कुओं में या जहाँ पर तालाब वगैरह जहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं वहाँ इनको छोड़ दिया जाता है, तो ये मॉस्किटो से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको खा लेती है, और इस तरीके से मॉस्किटो जो होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, इसलिए इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। पाषाण फिश, स्टोन फिश, सबसे विषैली जो है उसका नाम स्टोन फिश है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश है, कॉड है, टॉर्पेडो है, रोहू है, कतला है, ये सारी की सारी मछलियां जो है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरों एक नाम ध्यान रखना है ना, सी काऊ। तो सी काऊ दिखती कैसी है? सी काऊ ऐसी दिखती है जो समुद्री गाय, ये लेकिन ये मैमल में है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सी लायन क्या है, तो सी लायन भी एक मैमल है ना। भले ही नाम समुद्र से संबंधित है, लेकिन सी हॉर्स क्या है? तो सी हॉर्स जो है वो पीसेज में आती है, अर्थात ये मछलियों में काउंट होती है, बात ध्यान रखना। पीसेस शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो कहते हैं कि मत्स्य पालन, मछली पालन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे मछली पालन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग फिशरी, है ना, क्या बोल देते हैं हम? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर सी काऊ पूछा जाए तो वो मैमल है, सी लायन पूछा जाए तो वो भी मैमल है, और सी हॉर्स पूछा जाए तो फिर वो पीसेज यानी कि मछलियों में काउंट होगा। उभयचर वर्ग यानी एम्फीबियन की बात करें, नाम से आपको पता चल रहा है उभय यानी कि दो, यानी कि ऐसे जीव जो कि कहां पर? जल में भी पाए जा सकते हैं और स्थल में भी पाए जा सकते हैं, यानी कि जल और स्थल दोनों से संबंधित जो है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर एम्फीबियंस बोलेंगे। और इनके शरीर पर स्कल्स यानी कि बाल या पंख नहीं होते हैं, त्वचा चिकनी होती है, मेंढक हाइला इसका एग्जाम्पल है। सरीसृप वर्ग की अगर बात करें तो ये जंतु अनियमित तापी होते हैं। रेप्टिलियाज जो होते हैं रैंग करके चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे मनुष्य का जो ब्लड होता है ना वो वार्म ब्लडेड होता है, लेकिन इनका ब्लड कैसा होता है? इनका ब्लड जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड के अंतर्गत काउंट होता है। उसके बाद में कछुआ, घरेलू, छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, है ना, एलिगेटर, डैक्रो, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। और डैक्रो को उड़ने वाली छिपकली या फ्लाइंग लिजार्ड भी कहा जाता है। ये सारे के सारे रेप्टिलिया में आते हैं, मतलब इनका शरीर जो है वो रेंगते हुए चलता है। अब जैसे हम ये देखें
कि भाई रेंगने का मतलब क्या। तो रेंगने का मतलब ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो ना पैर उसके हों तो वो रेंगेगा नहीं, यानी कि अगर वो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति या किसी जानवर, सॉरी, किसी जानवर का अगर पेट है या ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है, अगर है ना ऐसे जमीन के अड़ते हुए से चल रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि एक तरीके से वो क्या कर रहा है, रेंग रहा है। इसलिए इसको, इन सबको रेप्टिलिया के अंदर काउंट किया जाता है। हम बात करें अगर एबीज की, तो पक्षी वर्ग जो है दोस्तों, है ना, पक्षी वर्ग जो है इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर चलने वाले पक्षी, जनरली प्राणी इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें ये भी ये थोड़े से वार्म ब्लडेड होता है, इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे कि सिर, गर्दन और धड़। कबूतर, तोता, ऑस्ट्रिच और कीवी वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ऑस्ट्रिच की खास बात दोस्तों ये है कि ये है ना शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है, और सबसे तेज अगर दौड़ने वाला अगर कोई पक्षी है तो उसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग की तस्वीर आपके सामने है। इसका अंडा दोस्तों इतना बड़ा होता है कि 10 लोग इसका आमलेट बना करके खा सकते हैं, है ना। दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें, कीवी भी एक ऐसा दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे एप्टेरिक्स के नाम से जाना जाता है। खासतौर पर न्यूजीलैंड से संबंधित, न्यूजीलैंड वाले लोगों को आपने देखा होगा क्रिकेट में, वो कीवी के नाम से जाने जाते हैं। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और हमिंगबर्ड सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, हमिंगबर्ड की तस्वीर आपके सामने है। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। और खास बात यह है कि ये रिवर्स भी उड़ सकता है, यानी बाकी पक्षी जो होते हैं जनरली वो कैसे उड़ते हैं, वो आगे की तरफ उड़ते हैं, लेकिन हमिंगबर्ड की खास बात क्या है कि वो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। सबसे छोटा भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे तेज उड़ने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है स्विफ्ट। सबसे तेज अगर कोई उड़ सकता है तो उसका नाम है स्विफ्ट। और सभी पक्षियों में अंडा सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का और सबसे छोटा हमिंगबर्ड का, क्योंकि छोटा पक्षी है। स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग मैमल्स हम इन्हें कह सकते हैं, और इनको भी हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है इस क्लास को, जैसे कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। दोस्तों यहाँ पर ये स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं, उदाहरण के लिए एकेडिना, मोनोट्रिम वगैरह वगैरह। मेटाथीरिया ये जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकास बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब कि अपरिपक्व बच्चों को ही क्या करते हैं, जन्म देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में जैसे कंगारू है इसका एग्जाम्पल, तो जिसमें कंगारू क्या करते हैं कि इन बच्चों को जन्म देते हैं, पर उसका जो डेवलपमेंट है वो अपने पास उस थैली में रख करके करते हैं। वो इस प्रकार के बच्चों को जो जन्म देते हैं वो मेटाथीरिया कहलाते हैं। और अगर यूथीरिया की बात करें, सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, चमगादड़, डॉल्फिन, मनुष्य, कपि यानी बंदर, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर एक तो नाम ध्यान रखना, ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल इज नॉट अ फिश, तो फिर ये क्या है, तो ये मैमल में काउंट होती है, और मैमल में भी यूथीरिया में काउंट होती है। देखो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, और ना केवल स्तनधारी बल्कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। और सबसे छोटा अगर कोई है तो उसको बोलते हैं श्रू, यानी कि स्मॉल माउस जो हो सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी होता है। दोस्तों अगर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग में समतापी यानी वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है ना। यानी कि वातावरण से कोई प्रभावित नहीं होगा, जो अंदर का टेम्परेचर रहेगा वही रहेगा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड के अंदर जो होता है वो वातावरण के अनुसार उनके ब्लड का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। वेल में सबसे विशालतम दांत वाली वेल स्पर्म वेल कहलाती है। डॉल्फिन ये एक जलीय जंतु है जो मैमल्स में काउंट होता है। ध्यान रखें, डॉल्फिन ऑल्सो इज नॉट अ फिश, इसलिए हमारा भारत का जो जलीय जीव है ना, वो एक्वेरियम जो आपका एनिमल है वो गंगेई डॉल्फिन है, और डॉल्फिन जो है उसे हम फिश में काउंट नहीं करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना। मैमल्स में आता है और बहुत ही बुद्धिमान इसे माना जाता है, और गंगा नदी में पाई जाने वाले को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी हमने घोषित किया है। ठीक है साहब। और अगर हम बात करें कपि वर्ग की, तो एक हीन कपि और एक महाकपि और एक वानर वर्ग होता है जिसमें हम लंगूर को शामिल करते हैं। छोटे आकार के कपि में जैसे गिब्बन वगैरह, और बड़े आकार में जैसे चिंपैंजी और गोरिल्ला। और दोस्तों इसमें भी जो चिंपैंजी है उसको सभी ये जो मनुष्य के बाद अलावा जितने भी जीव हैं उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार जो है वो चिंपैंजी को माना जाता है, और समुद्र के अंदर रहने वालों में सबसे ज़्यादा समझदार जो है वो डॉल्फिन को माना जाता है। बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है, ध्यान रखिएगा। और चमगादड़ की अगर हम बात करें तो चमगादड़ जो है वो भी मैमल्स में आता है, और दोस्तों वो देख नहीं सकती, वो अपने बच्चों को जन्म देती है, वो अपने बच्चों को वो बच्चों को दूध भी पिलाती है, और दोस्तों वो अंडे नहीं देती है। और ध्यान रखिएगा
कि वो पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक रेज जो होती हैं उनको सुनती हैं और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाती है रास्ते का। देख सकती नहीं, है ना, चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो पक्षी नहीं है। वो क्या है? वो मैमल्स है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बताई। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, थोड़ा हौसला अफजाई करिएगा और बाकी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।